गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जुम्मा मुबारक। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी की मुनासबत से ही इस शो का आगाज़ करते हैं। कश्मीरी अवाम का जिक्र करते हैं जो आज अपना यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं, और इस दिन के मनाने का मकसद यूएन को ये याद दिलाना है जो वादा यूएन ने किया था। 5 जनवरी 1949 अपनी करारदादों में कश्मीरी अवाम को राय शुमारी का मौका फराहम करने का एक वादा किया था। कई दहाइयां बीत गईं, वादा वफा ना हुआ। यूएन की सलामती काउंसिल ने बारहा अपनी करारदादों में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत देने का इरादा तो किया, 75 साल गुजरने के बावजूद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पुश्त डाला और मसला कश्मीर के हल में हमेशा रुकावट डाली और मकबूजा वादी को जिस तरह एक जेल में तब्दील किया, जैसे वहाँ रियासती दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया, एक किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यूएन ने 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 अपनी करारदादों के जरिए कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत देने का वादा तो किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ इसलिए हमने इस बात से किया, इसका जिक्र किया ताकि यूएन को ये याद दिलाया जा सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें शामिल, लेकिन इससे पहले कि दीगर खबरें शामिल करें। आज इस्लामाबाद में धुंध नहीं थी या कम थी, आपके इलाके में भी ऐसा था? नहीं थी आज, तकरीबन नहीं थी। थोड़ा बहुत अब मौसम सरमा है, ऑब्वियसली उसमें देखा जाए तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन 2-3 दिन से मंजर बदला हुआ था। लेकिन ये बताएं बाकी शहरों का मंजर क्या बता रहे हैं? बाकी शहरों का मौसम वो आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 5 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 5 ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 15 ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 7 ज़्यादा 19। कोयटा में कम से कम 1 ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आज का मौसम। लेकिन आज बादल ज़्यादा छाए हुए हैं मुल्क की अगर बात की जाए तो दुआ यही है कि बारिश हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो सर्दी जो है वो तो ज्यादा होगी, लेकिन और अंडे की सर्दी भी खा सकेंगे। अंडे बहुत महंगे हो गए वैसे, मंडे को बात करेंगे इस पे। वैसे अंडे महंगे हो गए। अच्छा सर्दी के मौसम में ऑब्वियसली नहीं, सर्दी का मौसम भी ठीक है। सर्दी खाने का मौसम होता है, वो ज़ाहिर सर्दी का मौसम होता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक हो गया जी, ठीक। अच्छा, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाह रहा था। आपने कोयटा का जिक्र किया कि कम से कम एक आसपास का इलाका, उसका जिक्र कर लेते हैं। ज़ियारत का मकाम, यहाँ पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ के गाले पड़े हैं। नौशकी, मस्तूंग, पशीन, यहाँ पर भी बादल बरसे हैं। मूसलाधार बारिश हुई है, जल थल एक हो गया है। वैसे ये मंजर कैसा लग रहा है आपको, बर्फबारी वाला, स्पेशली ज़ियारत का? बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मंजर है। मंजर खूबसूरत है, लेकिन जो वहाँ रहते हैं उनके लिए ज़ाहिर मुश्किल है। मामूलात ज़िंदगी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है कि अचानक से अगर देखा जाए बर्फ़ पड़ गई है, लेकिन फिर भी ये सर्दी है, बर्फ़ का मौसम है, हर सीज़न एंजॉय करना जरूरी है। एहतियात भी साथ बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बलूचिस्तानी की बात करें तो महकमा मौसमियात ने कहा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मजीद बर्फबारी होगी। अच्छा, कराची में आपने कल सबीन बताया था कि बारिश होगी, फिर बारिश हुई, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज फिर कह रहे हैं कि होगी। अच्छा, बारिश का इम्कान था लेकिन बारिश नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि कुछ मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो कराची में थे, तो उन्होंने कहा कि बादल भी उस तरह से नहीं है, तो पता नहीं बारिश की पेशन गोई किस तरह से होगी थी महकमा मौसमियात की तरफ से। तो वो भी एक जरा क्वेश्चन मार्क था, लग ही रहा था कि नहीं होगी बारिश। आज भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इम्कान है। एज सच वेदर आप कराची वाले हमें जरूर बताएं कि मौसम इस वक्त कैसा है वहाँ का, क्या सूरज है वहाँ पर या बादल हैं या बारिश का इम्कान आपको दिख रहा है वहाँ पर रह के? क्योंकि कल हमने बताया कि अभी तो वैसे साल में 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन कल कहा जा रहा था कि रवां साल का सर्द तरीन दिन, चूंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी खुनकी आई थी, अदरवाइज अभी भी वहाँ पर दिन में अगर सूरज आबोताब से चमक रहा हो तो एसी चलाने पड़ते हैं। इस्लामाबाद आए आपको पता चले कि मौसम कैसा है। पंजाब और केपी की बात की जाए तो वहाँ पर भी मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज भी अगर देखा जाए तो वो भी एक तरह से बंद कर दी जाती है। बिल्कुल, M1 लाहौर से इस्लामाबाद, M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद है। सवात एक्सप्रेस वे पर बंद है ट्रैफिक। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कोट मोमिन तक बंद है। M4 मुल्तान से शामकोट और अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद है। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद है। हाईवेज पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। अच्छा, अच्छी खबर भी है आज? बहुत अच्छी है कि अच्छी है? बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी है, सुनाएं। 10 साल के लिए तालीम मुफ्त।
हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाएगी ताकि हेल्थ का सिस्टम बेहतर हो जाए। मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी अच्छी खबरें। स्कूल जो जाते हैं बच्चे, उनकी माओं को एक वक्त का खाना भी मिलेगा मुफ्त, बच्चों को एक वक्त का दूध भी मिलेगा मुफ्त। ये कराची का पानी का मसला भी हो जाएगा हल। ये तो ख्वाब दिखा रहे हैं आप ऐसे। मैंने ये जो आखिर वाली बात थी, ये एक तो तालीम मुफ्त वाली और ये जो आखिर वाली बात थी पानी का मसला, ये ख्वाब मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये इंतखाबी मंशूर है MQM का और उन्होंने मंशूर जारी किया है। ज़रा मंशूर होता है, अमल हो ना हो तो बात की बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि जो कहते हैं कि कराची में पानी का मसला हल कर देंगे, इतनी दहाइयों से MQM ने पानी के मसले को हल करने के लिए गवर्नर साहब अभी आपके थे, क्या किया उस टाइम पर? क्या हुआ? क्या पानी का मसला हल हो गया? या ये जितनी चीजें बताई जा रही हैं कि ये होंगी, क्या वो हुई? नजर तो कुछ भी नहीं आया, सिस्टम में आए और वो घंटी लगाई थी, घंटे को बजा दें और फिर लोग अपने मसले लेकर आए, लेकिन उसका भी कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आया। लोग यही सवाल करते हैं, समंदर किनारे प्यासा कराची तो हम जुमला सुनते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं जो पानी टैंकर में आ सकता है वो नल में क्यों नहीं आ सकता? तो ये वादे अपनी जगह, इस पे वाकई काम होना चाहिए। लेकिन जो इंतखाबी माहौल में ज़रा खबरें आ रही हैं आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ऐसे में कागजात नामजद जिनके मंजूर हुए और उनको चैलेंज किया गया उनकी बात भी कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब, मानसरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज इस केस की समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील की समाअत भी 7 जनवरी को होनी है। शेख रशीद साहब को कल मिली है रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, इनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, इनकी अपीलें 6 जनवरी कल को मुकर्रर की गई हैं। एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी, राजा बशारत के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुकी हैं और उनके फैसले ज़रा सुना दिए गए हैं। तो कुछ को रिलीफ मिल रहा है, कुछ अभी इंतजार में है। मैं सोचती हूँ रिलीफ क्या ही मिल रहा है। एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉलो होता है और जो एलिजिबल होता है उसको एलिजिबल कहा जाता है और उसको इजाज़त दी जाती है। जो कि एलिजिबल नहीं होता है, इजाज़त नहीं दी जा रही होती, तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे जी। लेकिन यहाँ और ही कोई सिस्टम होता है, और सिस्टम होता है, और ही सिस्टम होता है। चलिए एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। सिडनी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तीसरा रोज और अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बनाए थे, ऑल टीम आउट, और अभी पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज कर चुका है। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आए थे। अब्दुल्ला शफीक पहले आउट हुए और उसके बाद शान मसूद भी आउट हो गए हैं। तो स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो पाकिस्तान को 14 रन की बढ़तरी हासिल है। सेकेंड इनिंग्स का आगाज आज हो चुका है। अच्छा खेले उसमें, पहले 2 में हारे हैं लेकिन दूसरा जो है उसमें थर्ड जो है उसमें कुछ बेहतर रहा है। पहले 2 टेस्ट मैचेस हम लोग हारे हैं। लेट्स सी अब सेकेंड इनिंग्स का आगाज हुआ है, अब क्या होता है। मेरे पास एक और खबर भी है खेल के मैदान से, और वो भी टेस्ट मैच से मुताल्लिक है। सबीन, वो एक रिकॉर्ड बना है जी। 5 दिन का खेल हुआ, 2 दिन में फेल। इंडिया और साउथ अफ्रीका, केप टाउन टेस्ट तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट बन गया है। 2 दिन में ही खत्म शुद। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में होने वाला दूसरा टेस्ट दूसरे दिन के अख्ताम से कबल ही अपने अंजाम को पहुंच गया। टेस्ट मैच के पहले दिन 23 विकेटें गिरी और दूसरे दिन 10 विकेटें गिरी। टेस्ट मैच के हर दिन जहां 90 ओवर का मैच होता है, वहां इस पूरे टेस्ट में सिर्फ 107 ओवर्स का खेल हुआ और दोनों टीमों ने मजमूई तौर पर 642 गेंदें खेली और नतीजा भी निकल आया। केप टाउन टेस्ट इंडिया ने 7 विकेट से जीतकर सीरीज बराबर कर दी है और 1902 के बाद ये पहला मौका था जब टेस्ट के पहले दिन 23 विकेटें गिरी। 1932 के बाद ये पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम 55 के कम तरीन स्कोर पर ऑल आउट हुई है और दूसरी जानिब भारत की पहली इनिंग्स में आखिरी 6 खिलाड़ी 0 रन्स का इजाफा किए बगैर आउट हुए और 153 पर 5वीं विकेट गिरी। 153 पर ही 10वां खिलाड़ी भी पवेलियन लौटा और ये टेस्ट मैच कई एतबार से मुनफरिद रहा, इसलिए इस वक्त खासा डिस्कस भी हो रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया के। टेस्ट मैच में ना टुक जरा हल्का हल्का खेलना होता है, लेकिन वो पवेलियन ही पवेलियन। टुक डिपेंड करता है टीम कौन सी है, प्लेयर कौन से। टुक तो इन्होंने बना देना, टुक वाली गेम है, अच्छी गेम भी खेली जा रही होती है। अच्छा ये तो चलें, ये भी बताया गया आपने, एक बताया कि सबसे छोटा मैच जो है उसका भी रिकॉर्ड बनाया, टेस्ट मैच उसका भी रिकॉर्ड बनाया गया। अब एक 13 साल बच्चे ने भी रिकॉर्ड बनाया। अब मुनफरिद रिकॉर्ड सामने आ रहे होते हैं। एक 13 साल बच्चा है जिसने वीडियो गेम जो टेट्रिस है उसको शिकस्त दे डाली है और ये कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का ये पहला इंसानी खिलाड़ी है। अब मैंने इंसानी खिलाड़ी इस वजह से कहा है क्योंकि इससे पहले इस गेम को शिकस्त सिर्फ AI के जरिए दी गई थी, इसके अलावा ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। हम बात कर रहे हैं वेलिस गैप्सन की, जिन्होंने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो लेवल 157 पर पहुंचा, जिसकी वजह से गेम क्रैश हो गई।
13 साल लड़का अपनी कुर्सी पर उछलता रहा, जाहिर है खुशी का इजहार करता रहा, वो खुश बहुत ज्यादा हो गया और उसने ये भी कहा कि मैं अपनी उंगलियों को महसूस नहीं कर सकता। जाहिर इतनी गेमें खेलोगे तो कैसे महसूस कर सकोगे। और ये भी कहा कि इस गेम को शिकस्त देने में सिर्फ 38 मिनट लगे हैं और 38 मिनट के इख्तिताम पर इन्होंने स्क्रीन देखी जब, तो वो स्क्रीन क्रैश कर गई थी और जाहिर है उसमें ब्लॉक्स जो थे वो फ्रीज़ हो गए थे, जिस तरह भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं कि फ्रीज़ हो गई थी बिल्कुल स्क्रीन। चंद साल पहले तक खिलाड़ियों का ख्याल था कि वो सिर्फ लेवल 29 तक जा सकते हैं, इससे अगला लेवल जो है मतलब 30, 31, 32 उस पर नहीं जा सकते। अच्छा, इन्होंने लाइव ये गेम खेली है इस 13 साल बच्चे ने, और लाइव लोग देख रहे थे कि किस तरह से ये रिकॉर्ड तोड़ता है या बनाता है, शिकस्त देता है बेसिकली। तो ये एक शिकस्त है। अच्छा, अब वो वाली बात होती है कि जब आप, ये वो वाली बात है कि जब आपका फोकस है कि आपने एक चीज करनी है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। उसने कर दिखाया क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। पहले तो अम्मा अब्बा कहते होंगे कि तुम क्यों गेम सत्ते खेलते हो, आप कहते होंगे और खेलो। गेम्स का फायदा वैसे ये होता भी है, बच्चे फोकस करते हैं, गेम्स में बच्चे फोकस भी कर पाते हैं। चलें लेकर चलते हैं आपको चीन। यहाँ पर बर्फ का मेला सज चुका है। हर्बन में बर्फ की दुनिया आबाद हो चुकी है। हर्बन आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए सयाहों की बड़ी तादाद चीन पहुंच गई है। टिकट ऑनलाइन रातों रात बिक गए, होटल्स में जगह खत्म हो गई और रोजाना 30,000 विजिटर इस आइस पार्क में एंट्री दे रहे हैं। हर्बन आइस एंड स्नो फेस्टिवल में हर साल चीन और दुनिया भर से बर्फ के सैकड़ों मुजस्समा साज और आर्टिस्ट जमा होकर खूबसूरत शाहकार तख्लीक करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। और हर्बन से बर्फ के देवहैकल टुकड़े काट कर मेले के मकाम तक पहुंचाए गए। इस फेस्टिवल के लिए लाखों स्क्वायर मीटर रकबे पर कई मीटर ऊंचे टावर्स और शानदार आइस स्लाइड्स के अलावा सैकड़ों बर्फीले मुजस्समे तैयार किए गए, जिन्हें रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियों से भी सजाया गया। हर साल ये मेला तकरीबन 1.5 से 2 माह तक जारी रहता है और फेब के एंड में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ़ से बनाए गए मुजस्मे और आर्ट के अनमोल नमूने देखने जमा होती है और इसका अब आगाज़ हो चुका है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी। खूबसूरत मंजर नजर आ रहा होता है, बड़ी खुशी होती है सुबह सुबह ऐसे विजुअल्स देखने के बाद। बिल्कुल। अब आपको एक और अनोखी खबर देंगे। अनोखी खबर इस तरह से कि पहले हम बता रहे थे ना जी, गेम्स खेलकर नानियाँ दादियाँ आगे बढ़ती हैं और वो खुश होती हैं, तो इस एज में आप जो दिल करता है वो आप करते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो वेट लिफ्टर दादी के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं आजकल, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा है। जुनूबी दिल्ली की हम बात करें, उनकी रिहायशी 68 साल रोशनी देवी ने 6 माह कबल हल्की फुल्की वर्जिश के लिए जिम जाना शुरू कर दिया था, मगर अब उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। रोशनी अपने बेटे से वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं, वो हर दिन जिम जाती हैं और भारी भरकम वर्कआउट वो कर रही होती हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों में भी हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, वो ये कहती हैं कि वो फिसल गई थी एक मरतबा और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट जो है वो लग गई थी, वो इंजरी उनको हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि आपने बिल्कुल आराम करना है, आपने और कुछ नहीं करना। लेकिन वो कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि माँ मेरे साथ जिम चलें, और मैंने अपने बेटे के इस मुतालबे पर, कहती है, पहले मैं बड़ी हैरान हुई, मुझे लगा कि लोग बूढ़ी औरतों को जिम अगर लेकर जाएंगी, वो ऑब्वियसली एक तो इंजरी और दूसरा जब जाएंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरे बेटे ने जिद की। उसके बाद हाँ, कसमें शस्में भी दी थी अपनी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं चलती हूँ। और जब वो गई, थोड़ा थोड़ा वजन उन्होंने उठाना शुरू किया और अब वो 50 किलो तक वजन उठा लेती हैं और 2 बार 60 किलोग्राम के वजन भी उन्होंने, और एंजॉय कर रही हैं वो उस वीडियो से, ऐसे एंजॉय करती हैं वो अपनी वो। और अच्छी चीज़ मुझे उनके बेटे की ये भी लगी कि नहीं इस चीज़ को की परवाह की कि लोग क्या सोचेंगे वहाँ पर, क्योंकि हमारे सेटअप में भी अक्सर देखा जा रहा होता है कि ले जाते हुए बच्चे जो है माँ बाप को ले जाते हुए इन जगहों पर वो बहुत शर्म, बहुत आर महसूस कर रहे होते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे क्लास फेलोज क्या कहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। लेकिन ये हिम्मत रखना और माँ बाप को खुश करना और उनके साथ चलते हुए फख्र महसूस करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं जी। अब रेजिलिएंट नेशन की बात करते हैं, फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं, गज़ा की बात करते हैं, जहाँ पर एक 9 साला सहाफ़ी हैं जो फ़लस्तीन से गज़ा की सूरत हाल पर पल पल की खबरें दे रही हैं। लामा अबू जामूस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गज़ा में इसराइली बर्बरियत का नक्शा खींच रही हैं। हाथ में माइक थामे, सीने पर प्रेस जैकेट पहने लामा, ये 13 साला बच्ची गज़ा की सड़कों पर घूमती है, लोगों से बात करती है और ज़रा 9 साल की उम्र में उसके ज़रा अज़ाइम बहुत बड़े हैं। लामा कहती हैं सहाफ़ी बनना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कैमरा उठाना, वीडियो बनाना, लोगों की तस्वीर खींचना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। गज़ा में जारी जंग के वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हैं और वो कहती हैं कि वो चाहती हैं कि दुनिया
फ़लस्तीन के बच्चों की आवाज़ सुनने कि किस तरह ये जंग बच्चों को मुतासिर कर रही है। वो भूख प्यास से निढाल हैं, उनके पास पीने का पानी है ना खाना है। खान यूनिस कैंप और रफ़ा कैंप से भी रिपोर्टिंग करती ये बच्ची रोज़ाना कई दिलखराश वाक़यात देखती है। फ़लस्तीनी शहदा और ज़ख्मियों के दरमियान नन्ही रिपोर्टर आज़म और हौसले की चट्टान बनी है। लामा के इंस्टाग्राम पर हज़ारों फॉलोअर्स हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो चाहती हैं कि गज़ा पर की गई रिपोर्टिंग से अपडेट्स दुनिया हासिल करे, दुनिया जाने कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत से सहाफ़ी इस जंग में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बहुत से फ़लस्तीनी शहीद और कई ऐसे जो कि अभी तक लापता हैं, और ऐसे में उनकी आवाज़ किस तरह दुनिया तक पहुँचानी है, वहाँ का बच्चा कितना पुरज़्म है, ये उसकी एक मिसाल है। एंड आई विश कि इनकी जो आगाज़ है इनके करियर का, इनके शौक़ का, इनके ख्वाब का, वो किसी मुस्बत चीज़ से होता, किसी अच्छी चीज़ से होता, ताकि इनके लिए सारी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता। लेकिन छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आए दिन, हम वीडियोस भी देख रहे होते हैं, और इन छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इस जुल्म बर्बरियत ने बड़ा कर दिया। आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं, जहां पर अपेरेंटली अगर देखा जाए तो मर्दों की तादाद हमें ज़्यादा नज़र आती है और ख़वातीन का किरदार बहुत ही कम नज़र आ रहा होता है। एक तो ये होता है कि बाज़ औक़ात जब ख़वातीन से बात की जा रही होती है तो कहती है जी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम है, इसलिए हमें नहीं समझ आ रही होती कि क्योंकि शायद हायर करने वाले हायर नहीं कर रहे होते उस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली कभी फील्ड विजिट होता है या कभी आपको ये भी शक होता है कि पता नहीं इतनी कैपेबल है या नहीं है, तो वो एक चीज़ एग्जिस्ट करती है अभी भी हमारे माशरे में। बहुत सारी ख़वातीन आगे बढ़ती भी हैं, अपना नाम आगे रोशन भी कर रही होती हैं, मुल्क का नाम भी, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई नई चीज़ें लेकर आ रही होती हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ रहे होते हैं, और यही चीज़ें देख कर वो डिस्करेज भी होती हैं। इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी ऐसा और शोबा हो तो वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रही होती हैं। उनकी कोशिश ये होती है बस कोई ऐसी जॉब करें जो कि घर तक महदूद हो, अक्सर औकात ये होता है। और ज़्यादातर अगर आगे जाती भी हैं तो लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं आ पा रही होती हैं। दैट्स ट्रू। और जब हम कहें सबीन के टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई की हम बात करते हैं, यू जस्ट नेम एनी फील्ड, हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर उसमें आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। तो ऐसे में ज़रा ख़वातीन के लिए भी उतने ही आसानी के साथ मौक़े होने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। तो आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इरम फातिमा रिजवी ने, वुमेन इन टेक की एडवोकेसी करते, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बिजनेस से वाबस्ता है और पब्लिक स्पीकिंग में भी कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम शोएब एंड साइमा, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है बहुत से ख़वातीन को चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, आपको भी करने पड़े होंगे। तो पहले अपने चैलेंजेस बताएं, क्या फेस करने पड़े? अच्छा, तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, यूएई, और मेरा जो स्टार्ट हुआ था करियर वो हुआ था टेक डेटा से। मुझे स्टेप इन करना पड़ा क्योंकि मेरे अब्बू को कैंसर हो गया था। सो मैं यूनिवर्सिटी में थी और हमें ये दिख गया था कि भाई देयर इज़ गोइंग टू बी इशू। मैं सबसे बड़ी थी, छोटे भाई बहन थे मेरे, तो मुझे बहुत जल्दी कैरियर में जाना पड़ा। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि शुक्र है एक फैमिली से एक सपोर्ट मिली थी। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि मैं यंग थी, आई वाज जस्ट 18 एंड हाफ 19, तो जो अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है वो ये हुई है कि मुझे मेंटर्स मिल गए थे। लेकिन येस, मेरे पास भी वहाँ पे दुबई में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी एक आध जिसमें बहुत चैलेंजेस आए। वो नहीं बिलीव करते थे कि मतलब एक लड़की को रखा है तो ये कहाँ से तो बात करने पाकिस्तान में चीज़ नो इट्स एवरीवेयर, इट इज़ एक्चुअली एवरीवेयर दुनिया भर में। इसी वजह से दुनिया भर में वैसे भी वुमेन वर्कफोर्स 25% है, पाकिस्तान में तो बहुत ही कम है, 14% है, और एग्रीकल्चर में हम 8% पे हैं। मतलब इतनी बड़ी फील्ड है हमारी, उसमें दिखती नहीं है लड़कियां। अच्छा, हम क्या देखते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो ख़वातीन क्यों नहीं टेक के शोबे में आगे बढ़ पाती? तो वन ऑफ द रीज़न इज़ हायरिंग। जो हायर कर रहे होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बिगनिंग में कही है। मैंने यहाँ पे IBM में और श्नाइडर में काम किया है और बड़े आराम से मेरा हो, और वो इसलिए मेरा इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन इसलिए हो गया कि चाहिए ही लड़की थी। तो दे वर लाइक कि सारे लड़के हैं, हमें एक ब्रेक करना है, डाइवर्सिटी लानी है, इंटरनेशनल कंपनी MNC है, और ऊपर से ऑर्डर आया है कि क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, क्यों नहीं लड़कियाँ। मेरा एक प्लस पॉइंट था ये। आई नो कि वो आपकी कैरियर टैलेंट सब कुछ होता है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी। श्नाइडर में जब मुझे जॉब मिली है तो वहाँ पर पहली मैं थी फीमेल जिसको हायर किया उन्होंने फील्ड के लिए। तो डेटा सेंटर्स और कस्टमर से, आर्मी से, नेवी, इन सब से बात करने के लिए, मिनिस्ट्रीज़ में जाने के लिए उनके पास यूजुअली मर्द हमेशा से रहे। ये इस पर जवाब भी दीजिएगा। एक मर्द अगर इंटरव्यू के लिए जाए, उससे नहीं पूछते नॉर्मली कि फील्ड पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, खातून से सवाल लाजमी होगा। मुझसे तो ज़रूर पूछा गया था कि बच्चे कितने, कैसे हैंडल करेंगी आप। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी फील्ड होती है, ख़वातीन से पहला बच्चे सिर्फ औरत के तो नहीं है, पहला सवाल यही पूछा जा रहा होता है, शादी हुई हुई है जी, शादी कब होनी है, ठीक है, अगर हुई हुई है तो बच्चे कितने हैं, अच्छा मियाँ काम करने देगा,
किसी भी शोबे में आप जाते हैं तो एक खातून से, एक लड़की से ये सवाल लाजमी किया जाता है। ज़रूर किया जाता है। सिर्फ अब मैं देख रही हूँ थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जब स्टार्टअप्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, और एक अच्छा टेक इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि अब वो नहीं करते सवाल। और अब ख़ास तौर से जैसे आप दराज उठा लें, दराज में अगर आप देखें तो वुमेन फोर्स बहुत हाई है, उनको तो सी लेवल पे वो औरतें हैं, तो मतलब बहुत आराम से देखा जा रहा है। बहुत से स्टार्टअप्स हैं, कॉन्टोर सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे और हैं जहाँ पे अब वो रख रहे हैं और अब सवाल नहीं किए जाते। लेकिन हम वायर्ड हैं, हमारे अंदर एक जहन में है, हम फ़ौरन जैसी समझते हैं फील्ड की जॉब है, लड़का हो लड़की हो, तो हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हो एचआर ने कि हमें लड़की हायर, लड़का लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कर रहा होता है इंटरव्यू, उसके जहन में होता है कि नहीं, मैंने एक लड़की रखी थी, उसको हायर करती 6 महीने में शी लेफ्ट द जॉब क्योंकि शादी हो गई थी, ससुरालियों ने अलाउ नहीं किया। वो हमारे अंदर वायर्ड होती है चीज़, इसी वजह से अपॉर्चुनिटी प्रेफरेंस जो है वो खातून को कम मिलती है। अच्छा देखिए, ये बातें इनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। वाकई ऐसे केसेस होते हैं कि क्वालिफाइड होती हैं ख़वातीन और टैलेंटेड भी होती हैं, लेकिन वाकई जब शादियां होती हैं तो उनको महदूद कर दिया जाता है और नहीं काम करने दिया जा रहा होता। लेकिन ऑब्वियसली वो सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये भी फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा। और बात करेंगे, एक कॉलर भी है सबीन वकार है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो व्हाट्सएप पे आजकल हमारे मोबाइल हैक हो रहे हैं, मतलब हमारी चैट लीक हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है क्या? जी जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल डाटा चोरी हुआ है। इनक्रिप्टेड होता है वैसे व्हाट्सएप, तो आप रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, तो व्हाट्सएप इज इनक्रिप्टेड, तो इनकी या तो उसमें सेव किया किसी ने इनके अपने फ़ोन से, या इन्होंने किसी को चैट भेजी है। या लैपटॉप्स पे भी अक्सर ओपन यूजुअली ओपन होता है, लेकिन व्हाट्सएप इज कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड। तो वो जो एक बात है ना कि व्हाट्सएप पे चैट करो तो ऐड दिखने लगते हैं, वो भी नहीं। अब ये मौजूद से हट गए थे आप, लेकिन मैं इससे जुड़ा एक सवाल कर लेता हूँ। बहुत सी खवातीन को क्या ये भी एक सोच होती है कि टेक की फील्ड में अगर हम जाएंगे तो शायद प्राइवेसी वाला मैटर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जब हम बहुत सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे या प्रोफाइल बनाएंगे, डाटा एंटर करेंगे, तो ये क्या ये ख़तरा भी होता है? अच्छा देखें, मेरा फेसबुक ओपन है, बिल्कुल मैं कुछ भी लॉक, इनफैक्ट कल ही मैंने एक बात की है कि जब कोई आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजता है तो लॉक क्यों करता है अपनी प्रोफाइल तो खुली रखो कि मुझे याद आए कि आप स्कूल में थे, किधर थे। मेरा फेसबुक ओपन है, मेरा इंस्टा ओपन है, मेरा लिंक्डइन ओपन है। दैट्स बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड। मतलब मेरा जो प्रोफाइल है, जो कैरियर है, जिधर रह रही हूँ, जो कर रही हूँ, टैक्स पेयर हूँ, वीज़ा मेरा ठीक, पासपोर्ट मेरा ठीक है, वीज़े ठीक है, बच्चों के सब ठीक है, देन व्हाट डू आई नीड टू हाइड? मेरे ऊपर कोई केसेस हैं, कोई बात है खुदा ना खास्ता, कहीं से लोन लिया हुआ है, क्या किया हुआ है? सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई देयर इज़ सो मच ऑफ सीक्रेसी टू बी आउट देयर। सेकेंडली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी गाड़ी को ख़रीदने की अगर बात करूं या कोई डिस्कशन करें, एड्स आने शुरू हो जाते हैं, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब मैं बच्चों किसी की मैंने अब डिस्कशन किया, माशाल्लाह उनकी बेबी शावर होने वाली है, छोटा सा कुछ चेक कर रही थी, अब मेरे सामने एड्स आने शुरू हो गए हैं बच्चों की चीज़ें ख़रीदने के, मार्केट एक खुल गई है। आई लाइक दैट। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन लोग जो समझते हैं कि टेक इंडस्ट्री में आके उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, देखिए टेक इंडस्ट्री में सिर्फ टेक्निकल बंदा नहीं है, HR भी है, फाइनेंस भी है, लीगल भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम जरूर सवाल भी आपसे करेंगे। कॉलर शामिल करते हैं, स्पेशली वो खवातीन जो इस वक्त हमें सुन रही हैं, वो खवातीन जो कि टेक के शोबे से वाबस्ता नहीं है, उनकी वो एजुकेशन नहीं है, वो कैसे स्किल सेट के साथ आ सकते हैं, इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन मलिक आलम साहब का सवाल साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम, मैं तो ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ जनाब कि सिंपल सी एक चीज़ है कि कोई भी फील्ड है उसमें जब तक औरतों को शामिल नहीं किया जाएगा आप एक अच्छी कौम नहीं बना सकते। मेरा तो सिंपल सी बात। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। और ऐसी सोच जब हम देखते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, मर्दों की तरफ से जब ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो बहुत शुक्रिया इसको हाईलाइट करने के लिए। दोबारा हम आपकी तरफ आते हैं। खवातीन जो हमें सुन रही हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, रास्ता नज़र नहीं आता उनको, दे डू हैव टाइम, वो घर बैठे करना चाहती हैं, वो चाहते हैं अच्छा बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है वो बात इंपॉर्टेंट है कि भले वो बच्चे तो मियाँ बीवी दोनों के, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाल दी हुई है वहाँ पे, या किसी भी रीज़न की वजह से वो चाहती हैं कि घर बैठे, ताकि वो घर सबसे बड़ा काम वो ज़ाहिर कर रही हैं, वो घर बना रही हैं। ऐसे में कैसे वो चल सकती हैं टेक्नोलॉजी की? देखिए हाँ, जो औरत होती है वो वैसे भी मल्टीटास्कर होती है। मर्द जो है ना वो घोड़े के चश्मे लगा के काम करते हैं, दे आर फोकस्ड। तो अगर उनको शादी करनी है तो वो सिर्फ शादी कर रहे हैं, काम करना है तो सिर्फ काम करना है, अगर वो एक प्रोजेक्ट पे लगे तो सिर्फ प्रोजेक्ट पे लगे, मतलब उनको आवाज़ भी नहीं आती है। सो इफ़ यू कॉल देम कि सुने मैं कैसी लग रही हूँ,
वो हाँ ऐसे कर देंगे बस। सो ये तो जी जी तो इस वजह से, बट देन वी आर वायर्ड टू मल्टीटास्क। तो हम काम करते करते हमारी नज़र बेबी पे भी होती है कि वो कहीं गिरा ना दे, कुछ खाना पकाते पकाते हमारा कान पीछे भी लगा होता है। नेचुरली हमारे अंदर नेचुरल है, वी आर वायर्ड, अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसी है। यू नो वी आर फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लैनेट्स, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इसी वजह से कहा जाता है। इसी वजह से हम वाकई काम कर सकते हैं, घर में रह के हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, हम घर भी देख सकते हैं। एंड इस बहुत सारे स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनी, पुरानी कंपनीज भी, IBM जो था, जब मैं IBM में थी, IBM ने उस वक्त ऑप्शन दी हुई थी पहले से कि आप 1-2 दिन जो है घर से काम करें, टाइम बैरियर नहीं था। श्नाइडर जो है आज से कई साल पहले से पहली जो है वो 3 to 4 days अ वीक का रखा हुआ है उसने, औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी, कि भाई आप अपना फैमिली लाइफ बैलेंस रखते हुए काम करें। अच्छा, जितनी जो ख़वातीन घर बैठी हैं, अब जाहिर है इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन वो अपने घर बैठकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिजनेस कोई शुरू करना चाहती हैं, कोई काम शुरू करना चाहती है कि वो अर्न भी कर सकें, उनका टाइम भी अच्छा प्रोडक्टिव उसमें इस्तेमाल हो सके और अर्निंग भी हो रही हो साथ साथ, वो ख़वातीन स्टार्ट किस तरह से करें घर बैठ के एक अपने फ़ोन के साथ या लैपटॉप के साथ? अच्छा, सो आई विल कनेक्ट टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो जब इस तरह की अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिमोट वर्किंग अलाउ कर रही हैं, आप इस वक्त लिंक्डइन पे जाइए और आप लिखिए रिमोट जॉब्स, और आप लिखिए जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, इंटर्नशिप्स बाकायदा आएंगी। तो और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फील्ड में, देखिए टेक्नोलॉजी, दोबारा मैं कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी का मतलब इंजीनियर नहीं होता सिर्फ। टेक्नोलॉजी की कंपनी में चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो ग्लास भी ला के रख रहा है, जो कैमरे के पीछे, जो मेकअप कर रहा है, ये बहुत सारे लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। कंटेंट राइटर इस वक्त घर पे बहुत सारे हैं, ब्लॉगर्स घर पे हैं, डिज़ाइनर्स हैं, इनफैक्ट बिजनेस एनालिस्ट जो है अब घर से काम कर रहे हैं। बिजनेस एनालिस्ट जो बंदा है वो कस्टमर और कोडर के बीच में बात कर रहा होता है, नई चीज़ आई है। जो सेल्स का बंदा होता था वो थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है कि लैंग्वेज समझता जा रहा है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहती हैं घर से, तो पहली चीज़ तो ये है कि गेट अ स्किल, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। प्रेसिडेंशियल हमारे अकेडमीज़ हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हैं, यूडीमी है, खान अकेडमी है। आप स्किल हासिल करें, पहले तो प्लीज़ सेलेक्ट करें आपको किस चीज़ में शौक़ है। इंस्टेंस आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है, आप ये क्वेश्चन कवर्स का स्टार्ट करना चाहती हैं, डिज़ाइनिंग उसकी आप आर्ट सीखें, कोर्स करें पहले, उसके बाद गेट एफिलिएटेड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि आप उनके साथ करें, मुझे कुछ सैम्पल्स करने हैं। आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों में बेचना शुरू करें, नेटवर्क में बेचना शुरू करें, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फिर लिंक्डइन पे आइए। ये पूरी एक मतलब कोई भी बिजनेस कर सकता है, एनीथिंग दैट इज़ केप्ट ओवर हियर एंड यू वांट टू डू अ बिजनेस फॉर इट। तो आपको पैशन चाहिए, एक्सेलेंस होना चाहिए कि जो आप काम कर रही हैं। अब अगर मैं इस चीज़ में हूँ तो मैं आपसे कोई टेक्निकल सवाल पूछ लूँ कि सर्दियों में कौन सा होना चाहिए, गंदा ना हो कोई ऐसा कपड़ा, कैसा क्वेश्चन हो, यू शुड नो दैट। तो आप एक्सेलेंस नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, डिजाइनिंग एंड आर्ट की फिर नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए भी आपको जाने के भी इंटरनेट पे यू डोंट रियली नीड टू। आप घर में, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रिमोट एरियाज में हैं और वो काम कर रहे हैं। मतलब हम जैसे लोग जो है दुबई छोड़ के पाकिस्तान इसलिए आए कि हमारी जॉब्स ऐसी हो गई हैं कि वी डोंट नीड टू बी आउटसाइड। हम यहाँ बड़ा अच्छा सा एक कम्युनिटी में रह के बच्चों को अच्छी सी एक सिक्योर लाइफस्टाइल, एक ऐसा कोई बंद सोसाइटी ले लें और आराम से वहाँ बैठ के काम करें। मेरे हस्बैंड को तो एक अरसा हो गया, इज़ नेवर गॉन टू वर्क, वो घर से ही 2-3 जॉब्स कर रहे हैं एक बड़े अरसे से। इमेजिन वो वहाँ पे एक पूरी एक कंपनी चला रहे थे, वो छोड़ छाड़ के कह रहे हैं पाकिस्तान आऊँगा मैं, आराम से यहाँ काम करूँ, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। तो जिन लड़कियों को ये लग रहा है, एंड आई एम सॉरी, इसमें वो भी आ जाती हैं बेचारी जो बहुत पैशनेट है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल दे फाइंड एन एक्सक्यूज़। मैं तो ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, मैं नहीं कर सकी, मैं क्योंकि घर से नहीं निकल सकती। इस पर लास्ट मैं सवाल भी कर लूँ आपसे, जब इतना कुछ अवेलेबल भी है, इतनी उस पर बात भी हो रही है, आप जैसी बहुत सी एग्जांपल्स भी हमारे सोसाइटी में हैं, फिर क्यों ख़वातीन नहीं आ पा रही? इट्स लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। वो सिर्फ उनको यकीन नहीं आ रहा कि वाकई चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं, क्योंकि कोविड से पहले थिंग्स वर टफ वाकई थी। और अब हमारा जो है, देखिए अगर एग्रीकल्चर सिर्फ उठा ले, नंबर 1, आप किसी भी AI से पूछे ना कि पाकिस्तान का नंबर 1 इशू क्या है, इट्स एग्रीकल्चर। वी आर लूजिंग इट। हमारा हनी का इशू है, 5% ड्रॉप हो रहा है हमारी हनी की प्रोडक्शन, लोग छोड़ रहे हैं उस बिज़नेस को। हमारे पास जो गवादर में जो सी फूड आता है वो इतने सस्ते दामों में, कौड़ियों के दाम में चाइनीज़ और दूसरे उठा के ले जाते हैं, बिकॉज हम पैकेजिंग नहीं कर रहे हैं। और मैं गई थी थोड़े दिनों पहले, मैं इसलिए एग्रीकल्चर की बात करूँ, आई वाज इन अरिद यूनिवर्सिटी फॉर लेक्चर, और वहाँ मैंने देखा कि इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, इतने अच्छे आइडियाज़ हैं। और अगला स्टेप क्या होता है, बस यूनिवर्सिटी करके ना शादी करनी है और उसके बाद देखेंगे। बट शादी डजंट स्टॉप यू, शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द होल लाइफ। वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एजुकेशन कर रहे हैं, आपके नए रिश्ते आ रहे हैं, पुराने बन रहे हैं, बट आपका जो विजन है लाइफ का, लड़कियों का इशू ये है कि वो विजन लाइफ का नहीं बनाती, एक बड़ा ख्वाब नहीं
नहीं देखती, ख्वाब ये देखती हैं बच्चे मेरे अच्छे बड़े हो जाएं, वो जाएं। प्लीज़ चेंज दिस। ये घर में एजुकेशन की ज़रूरत है, लड़कियों को खुद को, माओं को ज़रूरत है, वालिद को ज़रूरत है कि वो करें ये। और सोच उनके दिमाग में मत डाली जाए। छोटे एज से बच्चियों के दिमागों में यही सोच डाल दी जाती है कि जी ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे आपने सुना होगा कि मुझे जाना है दोस्तों के शादी के बाद जाना, ऐसे एक्ट करो, जो करना है शादी के बाद करो। तो हम छोटी बच्चियों को बहुत छोटी एज से ही ये चीज़ें उनके माइंड में डालना शुरू कर देते हैं, और फिर जब इसी चीज़ के साथ वो बड़ी होती हैं, इस सोच के साथ, इस माहौल के साथ, बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो आपने अपने आप को खुद बदलना है और अपनी किस्मत को आपने खुद आगे लेकर चलना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। बिल्कुल। एक कॉलर है याहिया, हमारे रेगुलर कॉलर है याहिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। आप दोनों को बहुत सलाम हो और इनको भी बहुत सलाम है। इनका पैशन, इनका देख के मुझे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। वो कहते हैं ना कि इनकी बात से मुझे ये बात समझ में आती है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है तो वो हमें जिंदा रहना जरूरी है। देखें, बात ये कि इन्होंने एक थोड़ा मेरा आर्ग्यूमेंट है वो उस मौजू पे ये है कि देखें, जो पढ़ी लिखी लड़कियां भी है ना, जब वो हाउस वाइफ बन जाती हैं तो वो यानी अपना वो पढ़ाई लिखाई सब भूल जाती हैं। जबकि आज के दौर में मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि अगर, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो आप अपने घर को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं और अर्निंग मेंबर हर कोई बने। तो ये मेरा सवाल इनसे, क्योंकि बहुत सारी, अब जैसे मैं किससे बात करता हूँ तो अच्छी खासी पढ़ी लड़कियाँ वो किसी चीज़ में एंटर नहीं होती हैं। वो जैसे इवन मोबाइल यूज़ करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं तो, मुझे आता ही नहीं, वो करना यानी इनिशिएटिव ही नहीं लेती। तो उनको मोटिवेशन लेने के लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं लेकिन नहीं कर रही। दूसरी बात है कि आप ये जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी में अब तो लड़कियां बहुत सारी आ भी रही हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो थोड़ा सा खिंचती हैं। मकसद यानी उनको इनिशिएटिव लेने में देर करती हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर, जैसे आपने माशाल्लाह इतनी मोटिवेशन दे रही हैं, तो आप उनको, जो लड़कियां फारिग बैठी हुई पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो तकलीफ में भी है कि उनके घर में पूरे नहीं हो रहा, तो उनके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये सेगमेंट ही मैसेज था याया, बहुत शुक्रिया कॉल की थी, इरम बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। ज़ाहिर है ये सेगमेंट करने का मकसद ही ये था, अवेयरनेस जो किरम ने बात की, लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, मालूम नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची जिसे कंक्रीट का जंगल तो कहा जाता है, लेकिन अब कराची में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं 1-1.5 साल में कि हम देख रहे हैं कि कराची में कुछ रौनकें हैं जो बहाल हो रही हैं। जैसे कि कभी आपने सोचा था या देखा था कि कराची के साहिल पर आपको फ्लेमिंगोज नजर आए? मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब ऐसी कोई वीडियो सामने आती है कि कराची में किसी जगह पर फ्लेमिंगोज हों, तो वहाँ पर ज़ाहिर है ये देखकर बड़ा एंजॉय हम करते हैं। अब ऐसे में बात हम करेंगे आज अर्बन फॉरेस्ट की। कैसे कराची के बीचों बीच ऐसे आर्टिफिशियल स्टेप्स लेने पड़े जो कि नागुज़ीर थे, लिए गए, और फिर वो परिंदे जो रूठ गए थे, वो स्पीशीज़ जो कराची से रूठ गई थी, अब वो वापस वहाँ पर आती हैं। इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट की बात करते हैं, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, इसके बानी मसूद लोहार साहब साथ मौजूद हैं। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एग्जीक्यूट किया और अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी स्पीशीज आ चुकी हैं वापस? मसूद साहब आवाज आ रही है आपको? देखें, इस वक्त 140 स्पीशीज जो है रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हम विजुअल भी दिखा रहे थे नाज़रीन को, और ज़ाहिर है हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जब मैंग्रोव्स के जंगलात में इजाफा किया गया, अर्बन फॉरेस्ट की तरफ कदम बढ़ाए गए, मसनूई झील कायम की गई, उसके बाद हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने बहुत जबरदस्त विजुअल्स कैप्चर किए हैं। थोड़ा सफर बताइएगा, कैसे ख्याल आया, कैसे इसको आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया, और अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी स्पीशीज आ चुकी हैं वापस? देखें, इस वक्त 140 बर्ड स्पीशीज जो है रिकॉर्ड हो चुकी हैं यहाँ पे, और उसमें सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि साइबेरियन डक्स जो हैं, अच्छा, 8 किस्म की वो यहाँ रिकॉर्ड हुई हैं, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल कि कराची जैसे शहर में, क्लिफ्टन में माइग्रेटरी डक्स जो हैं वो भी मुर्गाबियाँ भी आने लगे। और बाकी ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट है कि इसने साबित कर दिया है कि शहर के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी को रीजनरेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको बनाया जा सकता है अगर इसका ख्याल रखा जा सके। अब किस तरह से लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? कोई आपको सपोर्ट मिल रही है लोगों की तरफ से या हुकूमत की जानिब से? देखें, लोग, स्कूल के बच्चे और यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, वो तो यहाँ बहुत रेगुलरली आते हैं, और बर्ड वॉचर्स आते हैं, और बर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आते हैं।
बाकी सपोर्ट जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, जिससे कम से कम इसको सस्टेन किया जाए, क्योंकि अब हम 3 साल हमें हो गए हैं। लेकिन इन 3 सालों में शुरू में सिंध गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट की थी, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, लेकिन वो फिर डिसकंटिन्यू हो गई और प्राइवेट सेक्टर से भी कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। अगर हो तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा, वैसे जब हम कराची की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, जो बाहर निकले मोबाइल फ़ोन छीनने के बड़े वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ऐसे में सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि इतने नायाब किस्म के परिंदे बहुत से लोगों ने पहली बार देखे होंगे शायद, तो इनकी हिफाजत के लिए भी कुछ करते हैं? कोई सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाती है? देखें, सबसे ज़्यादा हैजर्ड जो है वो यहाँ पे उन लोगों का है जो या तो शिकार करने आते हैं या ट्रेप करने आते हैं परिंदों को। जैसे फ्लेमिंगो का एक जोड़ा जो है ना 1 लाख रुपए का जा रहा है, तो वो लोग आते हैं, इनको ट्रेप करने की कोशिश करते हैं। तो हमने फिर वॉचमैन वगैरह रखे हुए हैं, रेगुलर हमारी वॉच एंड वार्ड सिस्टम है जिस तरह से हम मैनेज करते हैं। फिर इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, प्रेशर डालते हैं, बहुत सारा न्यूसेंस है, लेकिन ये कि हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, इन्फ्लुएंशियल लोगों का आना। ये कितना बड़ा हर्डल है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए कि ज़ाहिर है वो कभी किसी की कॉल करवा दी, कभी उन्हें रोकना मुश्किल हो जाए, वो सियासी वाबस्तगियां भी हो सकती हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखें, आप इससे अंदाजा करें कि 2 हफ्ते पहले हमारे ऊपर फायरिंग हुई बाकायदा है, मतलब सीधी स्ट्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जख्मी तो नहीं हुआ, FIR कटवा दी है, ये सब कुछ, लेकिन ये सब इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। पाकिस्तान में मुसीबत ये है कि हर बंदा फने खान है, तो बस वो आते हैं तो वो अब हमने 3 साल मेहनत करके इन परिंदों को जो कंफर्ट दिया है, उसी वजह से ये बैठे हुए हैं। अब अगर कोई बंदा वहां आके सरफरा बंदा कोई आके फायर भी कर दे तो हमारी तो 3 सालों की मेहनत 1 मिनट में खराब हो जाती है। तो इस तरह की अजीब तरह के वाकयात होते हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई काम करना आसान नहीं है, खासतौर पे कराची में। तो और ये काम पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, बिल्कुल काम पाकिस्तान के लिए हो रहा है, कोई हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन ये कि यहाँ लोगों का एक अजीब टेंडेंसी है कि नेचर या वाइल्ड लाइफ से तो जैसे लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। कंक्रीट चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे बर्ड्स हैं, अब ये इस तरह के बर्ड जो स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनको तो कंफर्ट चाहिए। और ऐसे में क्या लोग पोल्यूट करने की भी कोशिश करते हैं, यहाँ पे आकर कचरा फेंकना, या जिस तरह आम हम पाकिस्तान के कराची की कैसे बात करें, वैसे भी लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है इस मामले में अगर देखा जाए तो उनको भी क्या रोका जा रहा होता है? देखें, हम तो शुक्रगुजार होते हैं कि भाई कोई आके सिगरेट पी रहा है तो वहाँ क्योंकि उससे आग लग जाती है। 4 या 5 दफा तो आग भी लग गई है। अब फायर ब्रिगेड मंगा के हमने वो, मतलब ये एक ऑन गोइंग एक तरह का काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है आप कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, लेकिन आप स्टिल इस पर जिस तरह से काम करें, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और इसमें ज़ाहिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इदारों की भी जिम्मेदारी है सपोर्ट करें। जिस तरह आपने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने पहले तो सपोर्ट किया था, अब उस तरह से सपोर्ट नहीं है, प्राइवेट भी उस तरह से सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसका ख्याल रखे हुए हैं। एक आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि उसके शहर को इतना खूबसूरत किया जा रहा है, तो वो भी ख्याल रखे। सर बहुत शुक्रिया, मसूद लोहार साहब साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, नए साल के एक नए तोहफे की बात करते हैं। पाकिस्तान रेलवेज इनकी जानिब से मुसाफिरों के लिए नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह किया गया है। दौरान सफ़र मुसाफिरों को 40 से ज़्यादा अक़साम के खाने फराहम किए जाएंगे। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रेलवे मुसाफिरों के लिए नए साल के आगाज पर पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से बेहतर माहौल और सहूलियात फराहम करने के लिए नई डाइनिंग कार मुतारिफ करवा दी गई। CEO रेलवेज आमिर बलोच ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक नई डाइनिंग कार को मुनफरिद अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। कुशादा और आरामदेह सीटिंग की हामिल डाइनिंग कार में 45 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। डाइनिंग कार के मेन्यू में पिज़्ज़ा, बारबेक्यू, लाइव नान समेत 40 से ज़ायद इकसाम के खाने मुहैया किए जाएंगे। 40 से 50 के करीब डिशेस रखी हैं और आप फर्नीचर देखें, नया फर्नीचर नए तरीके से इन्होंने
इक़दाम किए हैं। इसके घर का माहौल इन्होंने ज़बरदस्त पेश किया है, जदीद तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। नई डाइनिंग कार के इफ्तिताह पर शहरी भी खुश दिखाई देते हैं। कहते हैं कि डाइनिंग कार से रेल का सफ़र मज़ीद बेहतर होगा। एक ट्रेन में नहीं, तमाम ट्रेन में इस तरह सिस्टम चलना चाहिए। ये बहुत वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जो रेल का सफ़र है वो सबसे सेफेस्ट है। मुसाफिरों को अपने फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और अच्छे से अच्छा खाना देना चाहिए साफ़ सुथरे माहौल में। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी है इन्होंने और हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक ऐसे कामयाब रखे इनको। CEO रेलवेज आमिर बलोच के मुताबिक अगली डाइनिंग कार हज़ारा एक्सप्रेस के साथ लगाई जाएगी, जबकि आइंदा माह मज़ीद डाइनिंग कार्स का इजाफा भी होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अली रज़ा, हम न्यूज़ लाहौर। क्या बात है। यानी अब जो ट्रेन पर सफर कर रहे होंगे वो घर वाले फिर ये नहीं कहेंगे कि रास्ते में किसी से कुछ लेकर नहीं खाना, वो कह सकते हैं कि उस ट्रेन से डाइनिंग कार से जरूर कुछ खाना। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में इलेक्शन के लिए सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं और पीपल्स पार्टी भी अपने 10 नकाती मंशूर का ऐलान कर चुकी है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर मुहिम चलाने में मसरूफ़ है और अपनी तकरीरों में मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीद कर रहे हैं। अशराफिया की जमातें उन्हें करार दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए ज़्यादा तैयार नजर आती है। इस पर आज हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद है। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन। कुंडी साहब पहले एक लाइटर नोट पर कमेंट कीजिएगा। आज मेरे ख्याल है पूरा सेगमेंट लाइटर नोट पे होना चाहिए। कुंडी साहब को बिल्कुल परेशान नहीं करना। वैसे ही धुंध ने सबको परेशान किया हुआ है, फॉग ने। तो वैसे कुंडी साहब अगर 8 फरवरी को धुंध हुई तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इलेक्शन कैंपेन शुरू है और हम फॉग तो हम निपट लेंगे, लेकिन कोई सियासी फॉग ना हो तो हम उस पर जो है मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माजी में धुंध की वजह से, RTS की वजह से और इलेक्शन की वजह से जो इलेक्शन पे क्वेश्चंस मार्क हुए वो ना हो, बाकी कुदरती फॉग से हम निपट लेंगे। वैसे धुंध ज्यादा पंजाब में होती है। देखें धुन अगर पंजाब में है, जिधर भी है, वो तो अपनी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी धुन ना हो, बाकी धुन आप फिक्र न करें। इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। जो भी पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देना चाहती है उसको हक है कि वो मैंडेट दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल जी, आवाम का हक भी है वो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो होने भी चाहिए हमारे आइन के मुताबिक भी। अच्छा कुंडी साहब, बिलावल साहब की लगता है अब ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार वज़ीर आज़म के लिए वो नामजद कर दिए गए हैं, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है अब? ये छेड़ नहीं आज आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। और ये सवाल रिपीट करिए मेरे सवाल। मैंने कहा कि बिलावल साहब को अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप पार्टी की तरफ से उन्होंने ट्वीट की कि उनको नॉमिनेट कर दिया गया है वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। ज़रदारी साहब कहते थे ना कि अंडर ट्रेनिंग है, तो अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सर्टिफिकेट मिल गया? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने अपने जो है वो 10 नुकाती एजेंडा भी आवाम के सामने रख दिया, मंशूर अगर आप कहें वो रख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपने कन्वेंशन भी शुरू किए। KPK में 10 कन्वेंशन किए, हम बलूचिस्तान भी गए, हमने सिंध में भी, मिठी में भी और बीबी की बरसी बनाई। कल लाहौर में भी हम थे, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर चुके हैं। लेकिन बाकी जमातों की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं आ रही कि कौन पंजाब अपने कौन वज़ीर आज़म कैंडिडेट क्या होगा। पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग डे टू डे होती है, कोई सियासतदान ये नहीं कह सकता मैं फुली ट्रेंड हूँ और उसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सियासत में आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, लिहाजा इस बात पे ये नहीं है कि कोई सीख रहे कोई क्या है या क्या नहीं है। कोई भी ये जो है मैं नहीं समझता कि फुल कमांड में पॉलिटिक्स में होता है। लिहाजा कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर लिया। बाकी जमातें इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि कैंडिडेट कौन होगा। कुंडी साहब, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि आपने जिस तरह कहा कि हर किसी को हक है, बेशक सबको हक है जितनी मर्जी नशिस्तों से वो इंतखाब लड़े, लेकिन आप अपनी ज़ाती राय दीजिएगा मुझे, क्या ये रवैया दुरुस्त है? मैं वैसे बिलावल साहब के एतबार से बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से सियासी जमातों के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ हल्कों से ना सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं बल्कि वहाँ से लड़ते भी हैं, जब जीत जाते हैं मुख्तलिफ नशिस्तों से बाकी छोड़नी पड़ती हैं, वक्त लगता है, पैसा लगता है। देखिए मैं अगर आपकी इस बात से एग्री करूं, इसमें देखें बिल्कुल आपकी बात एक तरफ अगर जायज़ है तो इस पर कानूनसाजी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन या किसी और पार्टी की लीडरशिप या कोई और शख्स पॉलिटिकल फिगर जो है अगर वो 2-3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन इसमें कानूनसाजी की ज़रूरत है। जब हम कानूनसाजी करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, इस पर कानूनसाजी होनी चाहिए। अगर आवाम की राय और ये चीज़ें हों और ये चीज़ें आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ऐसी चीज़ है तो इस पर फ्यूचर में कानूनसाजी होनी चाहिए।
जैसे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो होनी चाहिए। इसमें तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ता है और सबकी राय लेनी पड़ती है। इसमें ये होता है कि अगर मैं एग्री करता हूँ और आप एग्री नहीं करते तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन इस पे फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए कि इस चीज़ को कि किस तरीके से इसको हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा कुंडी साहब, अब इससे पहले हम क्योंकि देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी बार बार इस चीज़ का तस्करा भी कर रही थी, शिकायत भी कर रही थी कि लेवल पे फील्ड उनको नहीं मिल रही है। एक जमात को फेवर दी जा रही है, वो लाडला प्लस का टैग भी लगाया गया साथ। अब अचानक से हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात ही नहीं हो रही पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये अचानक शिकवे शिकायतें ये ख़त्म कैसे हो गए, सब कुछ ठीक कैसे हो गया? देखिए, हमारे शिकवे शिकायतें ख़त्म नहीं हुई। हमने अपने पार्टी वर्करों से, अहदेदारों से, अपने जो कैंडिडेट से कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरीके से भी हमने इलेक्शन लड़ना है। हमने ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया है, हमने मुशर्रफ के जो है डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया, हमने वहाँ पे इलेक्शन जीते भी हैं। हम हर फील्ड पे इलेक्शन लड़े हैं। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे, बाकी जमातों भी नहीं रखे थे, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर होंगे। अगर दूर होते या नहीं होते, हमने इलेक्शन तो फिर भी लड़ना है। अगर किसी का ख्याल हो कि इस पे हम तहफ़्फ़ुज़ात पे हम बाइकआउट कर लेंगे तो बाइकआउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन का नहीं करेगी। हर सूरत में हर उस पे जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। ठीक, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। हम लाडला इसलिए नहीं, हम लाडला इसलिए कहते हैं कि उनकी अपने पार्टी के पीएमएलएन के दोस्त खुद कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स हो चुके हैं, हम लाडले बन गए, हम सेलेक्ट हो रहे हैं, लिहाजा अब वो कुंडी साहब में भी नहीं है। ये जुमला नोटिफिकेशन के जरिए, कुंडी साहब ये जुमला कि हमारा मैच फिक्स हो गया है, पीएमएलएन के किस रहनुमा ने कहा है? देखें, आप ख्वाजा आसिफ साहब की जो है उन्होंने बात की थी कि हमने जो है वो हमारी बात हो चुकी है। तारड़ साहब ने कहा हमारा मैच फिक्स हो चुका है। अब हम तो ये नहीं कह रहे। अब ये देखें आप, वो तो अभी कैंपेन में भी नहीं है, अवाम में तो जाए ना। अवाम में आपने देखा है कि ये आपका नुक्ता बहुत अहम है कि वो अवाम में नहीं जा रहे। ये नुक्ता अहम है। जी जी जी, वो ये समझते हैं कि हम कोई नोटिफिकेशन आना है और हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, तो अवाम के मैंडेट के जरिए आप प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं पहुंच सकते हैं। उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ नोटिफिकेशन के जरिए नहीं होगी, ये अवाम के वोट के जरिए होगी। और बात तो ज़ाहिर आप लोगों की तरफ से भी पंजाब में सरप्राइज देने की गई है। मुराद अली शाह साहब ने कहा पंजाब में सरप्राइज देंगे। दो बातें, एक क्या सरप्राइज होगा और दूसरा क्या पंजाब के हर हलके से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, मौजूद है? देखिए, इंशाल्लाह ताला हमारे तकरीबन मेजॉरिटी, हर हल्के तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेजॉरिटी जगहों से हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, साउथ पंजाब से भी, सेंट्रल पंजाब से भी, और इंशाल्लाह ताला हमारा होमवर्क कंप्लीट है। हमने जो सीटें टारगेट की हुई हैं, इंशाल्लाह ताला जो है हम इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद बनाएंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। अच्छा कुंडी साहब, बलोचिस्तान से क्या आप लोग थोड़ा हुए डिसअपॉइंट? क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी उम्मीदों के साथ आप लोग गए थे कि बाकी के तमाम लोग भी शायद शामिल होंगे। बुख्ती साहब के बाद तो कोई शमूलियत हमें नज़र नहीं आई। उसके बाद हम किसी सूबे से भी और किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। हमारी जदोजहद जारी है, हम लगे हुए हैं, हमारा काम शुरू है। इंशाल्लाह ताला हमारी डिसअपॉइंटमेंट कहीं भी पॉलिटिक्स में नहीं होती, कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। कोई कहता था कि पीटीआई की उसके ऊपर, हुकूमत के ऊपर एतमाद होगा और कामयाब होगी। हर कोई कहता था, हर एंकर कहता था, हर तजज़िया-निगार कहता था, हर सियासतदान कहता था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई है। तारीखें हमेशा लिखी जाती हैं, लिहाजा हम किसी से डिसअपॉइंट नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम बड़े होपफुल हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम हुकूमत इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी बनाएंगे। सही। कुंडी साहब, एक जुमला पंजाब वाला रह गया, जो बात की गई कि पंजाब में सरप्राइज देंगे। ऐसा क्या हो कि समझा जाए कि सरप्राइज दे दिया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पंजाब में भी और फेडरल में भी और बलूचिस्तान में भी कोई मखलूत हुकूमत बनेगी। कोई किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, और मखलूत हुकूमत या कोलिशन हुकूमत का तजर्बा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अगर पंजाबी मखलूत हुकूमत होती है, हमारे एक नंबर गेम्स हैं, अगर हम उस नंबर गेम में पूरा आते हैं तो कोई भी जमात जो है इस पोजीशन में होगी कि वो जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर बना सकेगी। मेजॉरिटी क्या पता किसी मेजॉरिटी किसी जमात को नहीं मिलती नजर आ रही है आपको, पंजाब में भी और वफाक में भी? कोई भी मैं नहीं समझता पॉलिटिकल पार्टी उसमें होगी कि जो अकेले हुकूमत बना सके। इत्तेहादी हुकूमत होगी और इत्तेहादी हुकूमत में जो तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी का है, वो आपको लगता है किसी और के पास नहीं है। मैं कमेंट जरूर लेता कि फिर तजर्बा अच्छा बुरा, लेकिन मैं एक और सवाल जरूर करना चाहता हूँ। इस वक्त एक जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है, मिल जाएगा, आई कांट से एनीथिंग, सुप्रीम कोर्ट में मामला, लेकिन इस वक्त नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं है और पीपल्स पार्टी ने कहा कि तीर से मिलता जुलता निशान भी किसी जमात को ना दिया जाए। ये मामलात आपको लगता है कि बड़ा कंफ्यूजन का शिकार तो है माहौल इस वक्त?
देखिए, हमने एप्लीकेशन जमा कराई हुई है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। पीटीआई ने भी एप्लीकेशन जमा कराई हुई है। अब देखते हैं कि अदालतें उसके ऊपर क्या फैसला करती हैं। अदालतों ने लेकिन आपको क्या डर है कि तीर से मिलता जुलता निशान कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगी? लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना, लोगों को नहीं पता। देखिए, नॉर्मली नॉर्मली जो है रूरल एरिया का जो वोटर है मेजॉरिटी, अर्बन एरिया के भी है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है जब आप जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये है खैबर पख्तूनख्वा में कि यहाँ पर 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और मुझे खतरा ये है कि ये उस वक्त भी होगा। और जब पोलिंग बूथ के अंदर न लाइट होगी न कुछ होगा, मसाइल होते हैं, और उस पर जो है कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि तीर का पेंसिल हो, उसके साथ और ऐसे कोई निशानात हो, जिस पे कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन में मेरा ख्याल है जो आपका पक्का वोटर है और जिसको पता है पार्टी के साथ इतना एफिलिएटेड है, पसंद करता है, तो मेरा ख्याल है उसको पेंसिल और तीर के निशान में अच्छा खासा फर्क तो वाजे हो जाता होता है। ऐसी भी वैसे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ऐसी डिमांड करना, और लेकिन उसमें ऐसी डिमांड करना कि नहीं अगर कोई पेंसिल मांग रहा है तो उसको वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास तीर है और वो उससे मिलता जुलता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफाइड सी चीज है, क्योंकि हर किसी को हक है कि वो जो मर्जी इंतखाबी निशान ले। हर किसी को हक है। हमने तो एप्लीकेशन जमा कराई, अब ये पता है कि एप्लीकेशन मंजूर होती है या नहीं होती है, लेकिन हम तो मंजूरी के लिए दी। अगर हो जाती है अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी हमने इलेक्शन लड़ना है। लड़ना तो छोड़ सकते। और ऐसे में लास्ट कमेंट, तो ये खदशात हैं, वो ज़रा अब आपका हक है अपने खदशात का इजहार करना और हमारा हक है सवाल करना। अब लास्ट कमेंट JUI फेस से मुतालिक दीजिएगा कि कुछ खबरें ये आई कि लियाकत बलोच साहब ने जब फजल रहमान साहब को सदर कहा तो आसिफ अली जरदारी साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या वाकई से पीपल्स पार्टी और JUI दरमियान में खलीज है, कोई इस वक्त बातचीत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है दोनों पार्टीज का इकट्ठे? क्योंकि ज़ाहिर है PDM भले बाद में ना सही पीपल्स पार्टी, लेकिन आगाज में तो थी। देखिए, हम PDM का हिस्सा नहीं थे। दूसरी बात यह है कि कोई नागवार हम पे बात नहीं गुजरती। अगर हमारे फासले होते तो आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे पे ना जाते, वो वहाँ पर गए हुए थे। ठीक है, एक सियासी जमात मौजूद नहीं थी जो उनकी अपनी इत्तेहादी थी, लेकिन उनका अपने एक वो पर्सनल वो था। हमारे बिल्कुल हम इस ख्वाहिश में, हम इस कोशिश में है कि 2008 को हम रिवाइज करें। दोबारा फरवरी का महीना है 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म बनाया था और अपना प्रेसिडेंट बनाया था। हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारा प्रेसिडेंट भी है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी आपका है और प्रेसिडेंट भी आपका है तो प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब में, और कौन होगा? ठीक है कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। क्योंकि साहब बिलावल साहब कह चुके हैं कि पार्टी की तरफ से एज कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर तो वही हैं, तो कुंडी साहब ने कहा कि जरदारी साहब के अलावा कोई और कैंडिडेट है नहीं फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा, अक्सर औकात हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे जब छोटी उम्र में, अब 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, जब वो सही अल्फाज अदा नहीं कर पा रहे होते तो पेरेंट्स बड़ा परेशान हो जाते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि कुछ बच्चे ज़ाहिर है जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अक्सर औकात कुछ बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे होते। अक्सर हम ये भी कर रहे होते हैं कि अच्छा जी ये लफ्ज़ क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहे, तोतलापन है इनकी बातों में, या बच्चे जो हैं वो हकला रहे होते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो हकला रहे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जो स्पीच थेरेपी को फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेते हैं, वो चले जाते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास और स्पीच थेरेपी करवा लेते हैं। लेकिन अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है इस टाइम पे और ले जाना चाहिए, क्योंकि वो जो एक टाइम फ्रेम होता है जब वो निकल जाता है उसके बाद बच्चे को ठीक करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। एग्जैक्टली, चूँकि आजकल ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अवेयरनेस भी है और अब लोग फ़ौरन से जाते भी हैं। बहुत से पेरेंट्स नहीं भी जा पा रहे होते, लेकिन बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि फ़ौरन एक स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं। ज़रा उसके फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ जेनेटिक्स भी हो सकती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आप आज हमें कॉल भी कर सकते हैं इस इशू से जुड़ी कोई भी, कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के बोलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या आपको लगता है कि उसका माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ, कि अच्छा इस साल यानी 2-3 साल का बच्चा, अगर आपको लगता है कि नहीं उसे इतना बोलना चाहिए, वो बोल नहीं पा रहा, कोई और अगर आपको लगता है कि उसका इशू बोलने से जुड़ा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट आयशा जावेद साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, इशू ज़्यादा क्यों हो गए हैं अब? बहुत से घरों में हम देखते हैं, मैं कहूँगा कि कोई ही शख्स ऐसा होगा जो कहे कि मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानता जिसमें स्पीच डिले ना हुई हो। हमारे घरों में, हमारे आसपास हम देखते हैं ये इश्यूज़ और रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों, रीजंस, वजह क्या है जो बढ़ गए केसेस? राइट, इसमें बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। इसमें अगर हम कॉमन जो हमारे पास कंसर्न आ रहे थे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर, जब हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स का कंसर्न हमारे पास जो आ रहा होता है वो स्पीच डिले पे आ रहा होता है। अच्छा, कि बच्चा बोल नहीं रहा,
हम इसको स्क्रीन टाइम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे घर में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बच्चा बोल क्यों नहीं रहा इस टाइम पे? उस वक्त हमें बहुत सी चीज़ों को ज़ेरे गौर लाना पड़ता है कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस हद तक बच्चे के लिए फ्रेंडली हैं। अब जो कि पहले चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम, इसमें फैक्टर्स बहुत मल्टीपल आ जाते हैं। आया बच्चा स्क्रीन टाइम हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आ रही है, गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, घर पे बच्चे के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो जो टाइम 1-on-1 इंटरेक्शन का होता है जिसमें 2-वे कम्युनिकेशन जो होती है वो इमर्ज हो रही होती है, वो सारी रिप्लेस हो चुकी है गैजेट्स के ऊपर। फ़ोन लगे हुए हैं, कोकोमेलन चल रहा है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना वो बच्चे की उस एक वेलबींग के अंदर और ग्रोथ के अंदर हिंडर कर रही होती है, मतलब वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है वहाँ पर। कोकोमेलन खतरनाक है। कोकोमेलन खतरनाक है। कोई भी चीज़ जब किसी भी चीज़ में एक बच्चा एडिक्ट हो रहा है ना, दैट इज जो उसकी एक फंक्शनैलिटी को इंटरवीन कर रही है, वो वहाँ पर जो है ना वो कॉलर भी आयशा बिलाल राठौर हैं वाकई से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर मेरी बच्ची है हलीमा, तो उनकी एज तकरीबन 6 ईयर है ना, तो वो तोतला बोलती हैं बहुत ज्यादा, तो उनके लिए डॉक्टर साहिबा से पूछना था कि हमें कोई किसी को चेक करवाना चाहिए या क्या करें? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपको उसमें पहले इवैल्यूएशन कराने की ज़रूरत है। 6 साल की उम्र में बच्चों की क्लैरिटी जो होती है ना वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बाय रिसर्च जो हमें ये कहती है वो ये कहती है कि 4 इयर्स की एज में बच्चे की 100% इंटेंजिबिलिटी जो है ना वो हो जानी चाहिए। 6 इयर्स के ऊपर भी आपको एक रेड फ्लैग आ रहा है कि बच्चे की क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आपको जो पहला काम करना है वो ये करना है कि हमें फ़ौरन से स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी से इवैल्यूएशन करवानी है। वो आपके किन साउंड्स में तोतलापन आ रहा है, किन साउंड्स का एरर आ रहा है, आया वो आर्टिकुलेशन का कंसर्न है, वो फोनोलॉजी का कंसर्न है, ओरोमस्कुलेचर को कोई किसी किस्म का कोई कंसर्न तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें जब वो इवैल्यूएट करेंगे तो वो आपको एक होम प्लान गाइड करेंगे वहाँ पर, ठीक है? वो होम प्लान गाइड करने के साथ साथ आपको ट्रेन करेंगे और उसमें स्पीच थेरेपी का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वैसे तोतलापन के शिकार बहुत सारे बच्चे हम देख रहे होते हैं, 6-7 साल या फिर आगे लॉन्ग भी अक्सर कर रहे होते हैं, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जी रक्षिता है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरी 2 पोतियाँ हैं, एक तो हकला के बोलती है और दूसरी पैरालाइज है, वो चल नहीं सकती, वो ना तो सुन सकती है और ना बोल सकती है। जो पहली वाली बच्ची का आपने जिक्र किया जो हकलाती है, एज क्या है उसकी? वो 6 साल की हो गई है, दूसरी 6 सेम केस है। आपने कभी इवैल्यूएशन कराई है उसकी? किसी डॉक्टर के पास गए हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास गए हैं? हाँ जी, इसको जो पैरालाइज है इसको तो पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चेक करवा। नहीं, मैं पहली वाली बच्ची का पूछ रहा हूँ जो कि वो केस इस वक्त हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, असल में मेरी बेटी जो है ना वो है साइकोलॉजी, उसने BS साइकोलॉजी किया हुआ है, तो इधर जो है ना स्कूल में पढ़ाती है जहाँ पे ये बच्चे होते हैं इस तरह के, वहाँ पे उसको करवाते रहे हैं स्पीच। तो दूसरी जो है जो चल नहीं सकती वो तो तकरीबन 1.5 साल उधर थेरेपिस्ट इसका करवाते रहे हैं, बोल और वर्जिश वगैरह। ठीक है। अब अच्छा आयशा, ये भी एक कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ लेकर भी जा रहे होते हैं, उनकी थेरेपी भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब इसकी क्या वजह? जैसे 6 साल है, वो कह रहे हैं हम थेरेपी करवा भी रहे हैं, है ना। एक बहुत जो स्टैमरिंग का केस, जो अमूमन जो हकलाने की बात हो रही है ना, इसमें स्टैमरिंग बेसिकली इसको कहते हैं। स्टैमरिंग में विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं और किस टाइम के ऊपर आपका डायग्नोज हुआ है चीज़, किस टाइम पे आपने इंटरवेंशन स्टार्ट की है, दिस थिंग मैटर्स। जितना अर्ली उतना जितना अर्ली। अमूमन जो हमारा टास्क होता है वो ये होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट हो। अब जितनी जल्दी आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे उतनी जल्दी उसकी इंटरवेंशन जो रिजल्ट्स आप देखना स्टार्ट हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें अमूमन कंसर्न आ रहा होता है कि हम थेरेपिस्ट से काम भी करवा रहे हैं लेकिन हमारे इंटरवेंशन में वो फ़र्क नहीं पड़ रहा 6 साल हो गए। उसमें एक बहुत बड़ा किरदार पेरेंट्स का है, ठीक है। ये 2-वे प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट 1-वे प्रोसेस। देखें, किसी किस्म की मेडिकेशन प्रोसेस नहीं चल रही होती स्पीच थेरेपी के अंदर। इट इज़ ऑल अबाउट द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। जो चीज़ें जो प्लान गाइड की जा रही हैं, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज थिंग्स। आपने अच्छा कहा कि वो होम प्लान दिया जाता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग और गाइडेंस के बाद पेरेंट्स ने उसे इंप्लीमेंट करना है। एक और कॉलर है सादिक फ्रॉम डीजे खान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? सादिक साहब साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप हो गई। जी सादिक साहब पूछिएगा। जी मैं अर्शद शाद बात कर रहा हूँ, सादिक नहीं, सॉरी, आप प्लीज सवाल कीजिएगा।
जी एक तो मैं आपके मॉर्निंग शो में देखता रहता हूँ। मैं तारीफ करना चाह रहा था कि आपके यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और यूनिक चीज़ें होती हैं और देखने वालों के लिए जो है ना काफ़ी अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया सर। सेकंड चीज़ मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि आप अपने जो शोज़ में हैं जस्ट सेलिब्रिटीज़ को ही बुलाते हैं, तो मैं एक सजेशन ये भी देना चाह रहा था कि आप कॉमन पीपल्स को भी बुलाया कीजिए, जो अननोन होते हैं, जो यानी कि काम कर रहे होते हैं मसलन पब्लिसिटी नहीं। कोई एग्जांपल दीजिए। मसलन मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक सोशल सेंटर रन कर रहा हूँ जिसमें लेडीज होती हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, उनको हम सिलाई कढ़ाई सिलाते हैं, बिकॉज़ आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, तो वहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं होती। बिल्कुल सही हो गया। हमारी टीम आपसे डिटेल्स ले लेगी और हम विल कांटेक्ट कीजिए। अच्छा टॉपिक और हमारी कोशिश ये होती है प्लेटफॉर्म ही आप हमारा हम जैसे आम लोगों का है कि यहाँ पर आए, आप अपना टैलेंट और कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आप जरूर शोकेस करें। अगले कॉलर से बात करते हैं जी, वसीम है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम वसीम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी, मुझे अपने बच्चे के हवाले से पूछना है। वो तकरीबन 6 साल का होने वाला है और बोलता बिल्कुल नहीं है, उसको ASD डायग्नोज हुआ था। तो मुझे ये पूछना था जो थेरेपिस्ट हैं आपकी, ASD में क्या ये आगे जाके कब तक बोल सकता है और कितना अर्सा लगेगा? स्पीच थेरेपी हम लोग करवा रहे हैं इसकी 2 साल की उम्र से, लेकिन अभी तक 2 साल की उम्र से करवा रहे हैं, एक अल्फाज भी नहीं बोल पाया। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ तो बोल सके ताकि अपनी कम्युनिकेशन आगे जाके जिंदगी में बेहतर हो सके इसकी। ज़रा एक परेशान वालिद है जी, देखें 2 साल की उम्र से अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन हुआ, 6 साल के ADHD है, क्या करें? देखें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ना पहले समझने की ज़रूरत है इटसेल्फ, ठीक है? इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो थ्रू आउट द लाइफ एक इंसान को इम्पैक्ट करती है, ठीक है? अभी तक रिसर्च काम करी है लेकिन इसके ऊपर अभी कोई क्योर नहीं है। मैनेजमेंट हो सकता है, इसमें डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं उनके सेंसरी कंसर्न पे, बिहेवियर थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर कंसर्न्स पे, और स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है उनकी कम्युनिकेशन कंसर्न्स के ऊपर। ठीक है, अब बात आ जाती है इस पे कि ये बोल क्यों नहीं रहे, 2 साल से स्पीच चल रही है और 6 साल तक हो गए। देखें, इसमें अगर हम इंटरनेशनली एक चीज़ देखें ना, तो पहला टास्क हमारे पास होता है कि बच्चा कम्युनिकेट करना स्टार्ट करे, राइट? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर हर बच्चा वेरी करता है फ्रॉम द माइल्ड लेवल टू द सिवियर लेवल, ठीक है? इसमें भी आप देखेंगे एडोस रन होते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर स्कोर आ रहा होता है ना। अब एक हमारे पास कंसर्न आया कि जब अभी थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्यों नहीं हो रही। पेरेंट्स को मैं एक चीज़ ज़रूर गाइड करना चाहूँगी इस हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि आपका बच्चा अगर स्पेक्ट्रम के ऊपर है तो उसको पहले कम्युनिकेशन के ऊपर लेकर आएँ, ठीक है? दैट इज़ द मेन कंसर्न। अब पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ काउंसिल करने में भी टाइम लगता है कि ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन के ऊपर मूव करवाएं। बच्चा अगर आपको वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, then use another alternative communication system जिसके थ्रू आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के पास जब जाएंगे तो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। आयशा बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सिडनी टेस्ट तीसरा दिन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 60 रन्स बनाकर पाकिस्तान 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस वक्त मौजूद है। अगर 4 खिलाड़ियों की बात करें, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए, शान मसूद कप्तान है 0 पर आउट हुए, साइम अयूब और बाबर आजम भी ज़्यादा टिक नहीं सके। और अभी जब हम इस मैच को देख रहे हैं, ठीक है थोड़ी बढ़तरी ज़रूर हासिल है हमें दूसरी इनिंग्स में, चूँकि ज़ाहिर है 313 रन पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में बनाए थे, 299 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ था। बट स्टिल हम ये सवाल तो करेंगे कि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस हार चुका है, 3rd टेस्ट मैच है, क्या रहेगा, कि परफॉर्मेंस कैसी है, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब, दिन का आगाज़ को इतना अच्छा हुआ नहीं है, 4 खिलाड़ी आउट हैं, 2 उसमें 0 पे गए हैं। बिल्कुल शोएब, आपने सही कहा, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कभी खुशी कभी गम देती है। थोड़ी देर पहले तक इन्होंने बड़ी खुशी दी जब ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें सिर्फ 10 रन के इजाफे के बाद गिर गई। एक मरहले पर जब 289 for 5 था ऑस्ट्रेलिया, ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की लीड को भी उतारेगा और खुद भी लीड लेगा। लेकिन फिर उसके बाद आमिर जमाल ने क्या परफॉर्मेंस दी है कि उन्होंने 6 विकेटें इस इनिंग्स में हासिल की और ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई 299 पर। तो पाकिस्तान को एक थोड़ा सा नफसियाती बर्तरी हासिल हुई कि 14 रन की लीड पाकिस्तान ने ली। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के 4 बैट्समैन आउट हुए शोएब, उससे तो लग रहा है ये चूंकि पिच जो है सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की, ये पिच में अब टर्न भी है, बाउंस भी है और पफ की, जहां पर डस्ट ऑफ वो पफ है उसकी वजह से वो गेंद पड़ के ऊपर की तरफ भी आ रही है, नीचे भी रही, तो एक डिफिकल्ट विकेट है जिस पर खेलना मुश्किल है। अभी पाकिस्तान की जो सबकत है अगर आप देखें तो 74 रन की लीड है और पाकिस्तान की आपको पता है आखिरी विकेटें जो है वो तू चल मैं आया वाला हिसाब होता
होता है कि धड़ाधड़ गिरती हैं। अब बाबर आजम भी आउट हो गए, जिन्होंने इस पूरी सीरीज में बड़ा मायूस किया। मजमूई तौर पर 6 इनिंग्स में उन्होंने 126 रन बनाए। और बेग साहब यहाँ पर तो बाबर आजम से अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए थी कि विदाउट एनी प्रेशर वो खेल रहे हैं, और इससे पहले तो हमें यह था कि जी कप्तानी का प्रेशर भी है बाकी सब, और उस टाइम वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। बट अब वो प्रेशर भी नहीं है, लेकिन मायूस कुन एक तरह से परफॉर्मेंस रही है। अभी कैप्टन की बात की जाए, वो 0 पे आउट हो गए। साबिक कैप्टन की बात की जाए, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये पता नहीं आखिर हो क्या रहा है टीम में। देखिए, जहनी तौर पर हमारी टीम मजबूत नहीं है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जहनी तौर पर मजबूत है। और बाबर आजम को हम समझ रहे थे कि अब रिलैक्स्ड हो गए, कप्तानी का बोझ उनके कांधों से उतर गया है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये सीरीज उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई है, क्योंकि उनकी जो एवरेज है वो भी नीचे आया है और जो उनकी परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों की ये रिवायत है सबीन कि हम धड़ाधड़ आउट होते हैं। पाकिस्तान की टीम को पता नहीं क्या हो जाता है, हालांकि हमने अब कोच भी बदल लिया है, डायरेक्टर आए मोहम्मद हफीज साहब, उसके बावजूद टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर नहीं आ रही। मेलबर्न टेस्ट हम जीत सकते थे जब हमने 16 रन पर 4 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की ले ली थी तो लग रहा था कि पाकिस्तान वहां कम बैक करेगा। लेकिन हम जब भी अच्छी पोजीशन में आते हैं और उसके बाद अचानक क्या हो जाता है कि अच्छी पोजीशन से हम फिर खराब पोजीशन में चले जाते हैं। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का और इस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा बेग साहब, पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि ओपनर 0 पर आउट, अभी अब्दुल्ला शफीक का 0 पर आउट होना, जो आपने बात की कि मुश्किल पिच है, क्या वजह सिर्फ और सिर्फ मुश्किल पिच है, उसको वेटेज दे दी जाएगी? हमारी अपनी रेजिलियंस कहाँ है, हमारी अपनी तैयारी कहाँ है? शोएब, आपने सही कहा। अब्दुल्ला शफीक की जो आपने मिसाल दी है, अब्दुल्ला शफीक जब से उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए उसके बाद से ऐसा लगता है कि किसी ट्रॉमा में चले गए और उनकी फिर परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए। तो अंदाजा लगाएं कि एट द बैक ऑफ हिज माइंड, हालांकि वो अच्छे बैट्समैन है लेकिन उनको अब इन्होंने स्लिप से भी हटा दिया, तो उनको स्लिप में भी नहीं खड़ा किया। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला शफीक, मुझे लगता है जहनी तौर पर, वही मैं अपने पीछे वाले पॉइंट की तरफ आता हूँ कि हमारे खिलाड़ी इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है ऑस्ट्रेलियंस हैं, और उसकी वजह से हम जो है वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं है या फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं है। फिटनेस के भी मसाइल, फिटनेस टेस्ट पता नहीं, जिससे भी पूछे वो बताता नहीं है कि लास्ट टाइम खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कब हुआ था। लास्ट टाइम तो यो टेस्ट हुआ था जब मिकी आर्थर थे, कोई 4-5 साल हो गए पाकिस्तान के खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ था। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मेंटली स्ट्रांग से मुराद ये कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप जहनी तौर पर मजबूत हैं, आपको पता है कि किस तरीके से किस वक्त कौन सा शॉट खेलना है, तब आपकी जहानत का इम्तिहान होता है ना, कि जब आप जहनी तौर पर मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ तो एक चौका लगा दिया और उसके बाद गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। तो ये मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है कि सोचते रहे। टेस्ट क्रिकेट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम T20 और वनडे क्रिकेट, यहाँ हर वक्त सोचते रहना पड़ता है। बिल्कुल बेग साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तालीम के मैदान की बात करते हैं, कैसे तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं। हाइब्रिड स्कूल सिस्टम, ये टर्म आपने भी बहुत से लोगों ने पहली बार शायद सुनी होगी। घर बैठे तालीम का मॉडल, यानी उसमें होता यह कि आप फिजिकल भी जाते हैं और ऑनलाइन भी तालीम हासिल करते हैं, यानी चंद दिन फिजिकल और बकिया दिन ऑनलाइन। तो क्या इससे वाकई फ़ायदा होता है और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, पेरेंट्स के कंसर्न्स क्या हैं, स्टूडेंट्स क्या वाकई उससे बेहतर तौर पर तालीम हासिल कर पाते हैं या नहीं? फायदे होते हैं इसके, नहीं? एग्जैक्टली, इस पर बात कर लेते हैं। जो इसको एडवोकेट कर रही हैं फरहत साहिबा आज साथ मौजूद हैं। फरहत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हाइब्रिड स्कूल सिस्टम, इसकी हम बात करना चाहेंगे। ये मॉडल है क्या, कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्यों आप इसको इतना पाकिस्तान में राइज करना चाहती हैं? बेसिकली हमारे स्कूल सिस्टम्स इस वक्त सिर्फ फिजिकल है मोस्टली, और हाइब्रिड स्कूल सिस्टम अब स्कूल दुनिया में हो चुके हैं। इसमें ऑन साइट एंड ऑनलाइन दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चों के पास स्कूल बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो जहाँ बैठे हो सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन एंड अ स्मार्टफोन, अगर लैपटॉप नहीं है तो उससे वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट। और इसके साथ पाकिस्तान का जो हमारा स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है, कम्प्लीटली हाइब्रिड सिस्टम पे, उसमें बच्चे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे बाहर बैठे हैं, इन सऊदी अरेबिया, इन कनाडा, इन चाइना, इन मलेशिया, इन अफ्रीका, वो सब यहाँ के सिस्टम से पढ़ रहे हैं।
इंटरनेशनल सिस्टम भी पढ़ सकते हैं और हमारे लोकल बोर्ड्स यानी KUEB या सिंध बोर्ड। और क्लासेस किंडरगार्टन से लेके 12 स्टैंडर्ड तक की हो रही है। साहब आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी ज़ाहिरा आप लोग इम्प्लीमेंट इसको कर भी रहे हैं और आप इसको फ़ायदेमंद भी समझते हैं, लेकिन इसमें तालीम के मयार को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या उसको उस स्टैंडर्ड को किस तरह से मीट किया जा सकता है जो कि एक फिजिकल एजुकेशन में होता है? कोविड में मुतासर हुआ तालीम का मयार? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एग्जैक्टली ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, जो हमने स्टार्ट किया है और हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा भी रहे हैं, ये इसी चीज़ को देखते हुए कि दुनिया में इस किस्म के डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। उस वक्त तो हमें पता नहीं था और हमारे टीचर्स इमीडिएटली ऑनलाइन चले गए। टीचर्स बिकेम द न्यू लर्नर्स, पेरेंट्स बिकेम द न्यू टीचर्स और बच्चों ने इसमें कुछ नहीं पाया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब हम बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज बच्चों को इंगेज करने के लिए हाइब्रिड ऑनलाइन लर्निंग में, जैसे कि एक बच्चा टेलीविज़न देखता है या लैपटॉप देखता है, आज की जनरेशन कितनी गैजेट प्रोन है आपको पता है, राइट? तो जिस तरह वो टेलीविज़न या अपने मोबाइल फ़ोन से खेलते हैं और चीज़ों पे हुक रहते हैं, सो वी हैव डेवलप्ड डिजिटल रिसोर्सेज और बहुत है दुनिया में जिसका हम यूज़ कर रहे हैं ताकि उनके साथ एक क्यूरियोसिटी हो, वो अपना काम मज़े से करे और उसकी दूसरी तरफ जो टीचर बैठी है वो ऑनलाइन उनको पढ़ाए। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं करना चाहते इसमें। तो ऑनलाइन लर्निंग में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को स्टूडेंट सेंट्रिक तवज्जो मिले। जैसे स्कूल में 31 बच्चों की क्लास में कोई एक बच्चा या ऑलमोस्ट एक ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं और टीचर भी बेचारी मजबूर है, शी हैज़ टू मूव अहेड, राइट? देयर इज़ अ प्लानिंग, देयर इज़ अ सिलेबस, देयर इज़ अ टाइमलाइन, डेडलाइन। अब यहाँ पे ये है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। अगर वो बच्चा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो उसे दोबारा दोहराया जा सकता है, उसे एक्स्ट्रा तवज्जो मिल सकती है और इस तरह से वो अपनी पढ़ाई को अपने हाथ में ले सकता है। बेसिक हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है कि टेकिंग योर लर्निंग इनटू योर ओन हैंड्स with pace, with the place you are, with the time that you want to give, सारी चीज़ें आपके पास हैं, यानी लर्नर के पास है। और जब बच्चा छोटा है मतलब के पेरेंट के पास है। और क्योंकि एक प्रॉपर करिकुलम है हमारे पास इसको फॉलो करने के लिए, तो ये एक बड़ा वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम लेकर हम आए हैं और हमें करना पड़ेगा। लेकिन फरत साहबा, इसमें शहरी इलाकों में तो शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन खासी आसान रहे, लेकिन चैलेंजेस तो रहेंगे देही इलाकों के हवाले से अगर हम बात करें, जहाँ पर ज़रा बहुत से बच्चों के पास गैजेट्स भी नहीं होते, इंटरनेट सर्विस का भी इशू होता है। एग्जैक्टली हमारी यही छोटी सी काविश है और कोशिश है, हम यही करना चाह रहे हैं। हमने ये एनालिसिस किया है कि देही इलाकों में भी ऑलमोस्ट 70% फैमिलीज़ में एक बंदे के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना? अगर वो अपने घरों में नहीं तो अगर एक बागीचा भी ले लिया जाए और उसमें एक कमरा हो जिसके अंदर एक इंटरनेट फैसिलिटी हो जाए और बच्चे वहाँ आ जाए, ताकि वो बच्चे उस क्वालिटी एजुकेशन को हासिल कर सके जो शहरी इलाके में बैठी हुई टीचर्स उनको दे रही है। तो इस तरह से हमें इंश्योर कर सकते हैं कि वो सारे दूर दराज इलाकों में जहाँ बच्चे बैठे हैं उनको भी मयारी तालीम मिल सकती है। और ये बात नहीं है, इवन इन कराची सिटी देयर आर मेनी सच एरियाज़ जहाँ पे हमें ये मयारी तालीम की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग खड़ा करना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, बट इंटरनेट अवेलेबल करना और गैजेट अवेलेबल करना कंपैरेटिवली इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। तो हम इसी तरफ देख रहे हैं और इंशाल्लाह आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो। फाइनेंशियली इसके फ़ायदे आप किस हद तक देखती हैं? स्कूल लेवल पे हम बात करें या फिर पेरेंट्स के लेवल पे हम बात करना चाहें तो कितना फाइनेंशियली फ़ायदा होता है या होता भी है नहीं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इट इज़ नॉट एन एनुअल सिस्टम जिसमें आपको समर वेकेशन की फ़ीस भी देनी है, आपको विंटर वेकेशन की फ़ीस भी देनी है, आपको बुक्स एंड कॉपीज़ भी बाई करनी है, आपको यूनिफॉर्म भी ऐसा ही लेना है, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबिलिटी निकालनी है, पेरेंट्स की एनर्जी, टाइम, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बुलिंग फैक्टर।
जो बच्चे स्कूल्स में बुली हो जाते हैं, उसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, वील डू अ प्रॉपर सेगमेंट ऑन दैट। बट इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा बचत होती है एंड एवरीथिंग इज़ कन्वर्टेड टू वो रिसोर्स हम पैदा कर ले बच्चों के लिए जो उनकी तालीम, उनकी लाइफ स्किल्स और उनकी तरबियत की तरफ। जैसे अगर लाइफ स्किल्स देना है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग देम सिट behind the school wall, we can take them to places. अगर बीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बीच पे जाके वो अपनी क्लास ले सकते हैं, जहाँ पे वो exactly the shoreline देख सकते हैं, beaches देख सकते हैं, shells देख सकते हैं, sea animals देख सकते हैं. So this is the new system that is going to be a part फरहत साहिबा, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात मंडे को। अल्लाह हाफिज।